चलिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसमें क्या, चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको मैं कुछ चीजें पढ़ाया हूं अभी तक कि अगर एक मीडियम है और इस मीडियम में मान लीजिए कि इधर है ये रेडर मीडियम और इधर है ये कोई सा डेंसर मीडियम। इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कितना, μ2, और इस रेडर मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कितना, μ1। अगर कोई लाइट रे यहां से इंसिडेंट होता है, नॉर्मल से बनाता है एंगल आई, और ये ऐसे बेंट होता है, यहां बनाता है एंगल आर। तो यहां हम लोग लिखते थे स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ में मैंने आपको बताया था क्या कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए उधर का एंगल लीजिए साइन के साथ, यानी कि μ1 साइन आई इक्वल टू कितना, μ2 साइन आर। ये स्नेल्स लॉ मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या कि लाइट यदि रेडर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी, और अगर डेंसर से रेडर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होती है। इतनी बातें मैं आपको बता दिया था। और अगर आपको इतनी बातें आती है तो आज का जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है क्या, प्रिज्म। इस टॉपिक का नाम है क्या, प्रिज्म। और देखिए कि ये प्रिज्म है क्या, एक एक चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, और एक क्लास का ये लेक्चर प्रिज्म का पूरा सा लेक्चर होगा और कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक एक चीजों को बस सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले प्रिज्म के बारे में कहता क्या है कि जो आपका प्रिज्म है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस सॉलिड है। क्या ये एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस सॉलिड है, जो होमोजीनियस सॉलिड किसी ना किसी दो सरफेस के द्वारा किसी एंगल पे घिरा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। कहता है क्या, इट इज, कहता है क्या कि इट इज, कहता है क्या कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट, इट इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस सॉलिड। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है क्या कि हर जगह पर एक जैसा। आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा होमोजीनियस सॉल्यूशन, दूध और पानी का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन में हमेशा मिक्सचर क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। यहां पर होमोजीनियस सॉलिड होने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा उस सॉलिड का वो हर जगह पर एक जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, कहीं पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं करेगा। तो कहता है क्या है कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस सॉलिड बाउंडेड बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस एट अ पार्टिकुलर एंगल, एट अ पार्टिकुलर एंगल। कि दो प्लेन सरफेस किसी पार्टिकुलर एंगल पे जब घिरा रहेगा, और एक ऐसा सॉलिड जो ट्रांसपेरेंट हो, होमोजीनियस सॉलिड हो, जो क्या हो कि दो प्लेन सरफेस से किसी पार्टिकुलर एंगल पे घिरा हुआ हो, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। अब देखिएगा कि इस प्रिज्म को हम लोग कैसे दिखाएं। तो प्रिज्म को दिखाने के लिए आप सिंपली क्या करें कि एक ऐसा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से एक ट्रायंगल मान लीजिए कुछ ऐसा लेते हैं, और यहां पर आपको दिखेगा कि अगर हम इसको, अगर हम क्या करें कि यहां से यहां मिला दें, अगर हम इसको क्या करें यहां से यहां मिला दें, और अगर हम क्या करें इसको यहां से यहां मिला दें, तो आपको ये दिखेगा क्या कि एक रेक्टेंगुलर बेस है, और इस रेक्टेंगुलर बेस पे, इस रेक्टेंगुलर बेस पे एक बिल्डिंग खड़ी है, जो बिल्डिंग का दो सरफेस कुछ एंगल बना रहा है, और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। बात समझ में आ रही है। एक सरफेस ऐसे है, एक सरफेस ऐसे है, और एक सरफेस ऐसे है बेस का। तो दो सरफेस से, प्लेन सरफेस से एक पार्टिकुलर एंगल पे जो घिरा हुआ सॉलिड होगा, इसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और होमोजीनियस सॉलिड होना चाहिए। और इस ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस सॉलिड में जो ये एंगल होता है, जिस एंगल पे दो प्लेन सरफेस घुमा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिए कि इस प्रिज्म को हम लोग थ्री डायमेंशनली हमेशा नहीं बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इस प्रिज्म को हम लोग सिंपली एक ट्रायंगल बनाएंगे, जिस ट्रायंगल में आपको एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पे दिखाया जाएगा कि ये है क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। यदि लाइट रेस पे ऐसे आती है और इस तरीके से कुछ रिफ्रैक्शन होता है तब। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि लाइट के रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा कि इस तीनों एंगल में से कौन सा एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म होगा।
लाइट के रिफ्रैक्शन पे ये बात डिपेंड करेगा कि इस तीनों एंगल में से कौन सा एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। तो जिस दो सरफेस से होकर के, देखो ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगुलर है तो तीन सरफेस बनेगा, एक सरफेस, दो सरफेस और ये तीसरा सरफेस। तो जिस दो सरफेस से होकर के रिफ्रैक्शन होगा, उस दो सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए, जैसे कि अगर मान लिया जाए क्या, कि मान लिया जाए कि अपने पास एक प्रिज्म है ऐसा दिया हुआ, और इस प्रिज्म का मान लीजिए आप कि आपको जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल के बारे में कह दिया ये ए है, इस एंगल के बारे में कह दिया कि बी है, और इस एंगल के बारे में कह दिया क्या, सी है। और लाइट रे जो इस पर इंसिडेंट हुई है, ये लाइट रे मान लीजिए कि एक लाइट रे ऐसे आई है, ऐसे रिफ्रैक्ट हुई और ऐसे चली गई, ये है पहला केस। एक लाइट रे इस पर ऐसे आई है, ऐसे रिफ्रैक्ट हुई और ऐसे चली गई, ये है आपका दूसरा केस। तो इस दोनों केस में देखिए कि अगर केस 1 के लिए हम लोग बात करेंगे, तो केस 1 के लिए जो आपका प्रिज्म एंगल हो जाएगा, ये प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा, तो प्रिज्म एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, एंगल ए। क्यों कि पहले केस में जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है वो पहले और दूसरे सरफेस से, और पहले और दूसरे सरफेस के बीच का एंगल है कितना, ए। लेकिन अगर वही हम लोग केस 2 का बात करेंगे, तो केस 2 के लिए जो आपका प्रिज्म एंगल हो जाएगा, केस 2 के लिए जो आपका प्रिज्म एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, एंगल बी। क्यों कि इस बार जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड सरफेस से, और फर्स्ट और थर्ड सरफेस के बीच का एंगल है कितना, ये वाला एंगल बी, इसीलिए प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बी के बराबर भी। मतलब सिंपल सा बात आपको ये याद रखना है कि जिस दो सरफेस से होकर के लाइट का रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म में, उसी दो सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। देखिए कि लाइट के रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि लाइट के रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एक कोई सा ग्लास स्लैब है हमारे पास, एक कोई सा हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है, और इस ग्लास स्लैब में आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो इस ग्लास स्लैब में अगर आप देखेंगे तो लाइट का रे क्या होता था, लाइट का रे क्या होता था, एक सरफेस से इंसिडेंट होता था और दूसरे सरफेस पे आकर के गिरता था। लाइट जो है एक सरफेस से आता था, एयर से, एक मीडियम से, इस ग्लास स्लैब से टकराता था, और ग्लास स्लैब से टकराने के बाद ये ऐसे कुछ अपनी डायरेक्शन चेंज करती थी, और फिर यहां से क्या होती थी, डायरेक्शन चेंज करके निकल जाती थी। इसको मानिए आप केस 1 कि टॉप वाले सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट हुआ, यहां से रिफ्रैक्टेड हुआ और बॉटम वाले सरफेस से ये निकल गया। लेकिन जरा सा एक केस के बारे में आप ऐसे सोचिए, एक केस के बारे में आप ऐसे सोचिए कि लाइट रे यहां से इस पे एंटर की है और दूसरे सरफेस से ये रिफ्रैक्ट होके क्या हुई है, निकल गई है। ये है केस 2। बात समझ में आ रहा है। तो जब लाइट का रे एक सरफेस पर पड़े और अपोजिट सरफेस से होकर के निकले, तो ये जो आपका ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब के जैसे रिफ्रैक्शन शो करेगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस से, दो आसपास का सरफेस से अगर लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाए, जैसे मान लो कि ये पूरा रूम है क्यूबॉइड, तो अगर छत से कोई लाइट रे आए और रिफ्रैक्शन के बाद फर्श से निकल जाए, तो ये क्यूबॉइड के जैसा बिहेव करेगा, ये ग्लास स्लैब के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन एक लाइट रे छत से आया और इस दीवार से होकर के निकल गया, इस छत से आया और इस दीवार से होकर के निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि दो कंसेक्यूटिव सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया। और जब दो कंसेक्यूटिव सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, तो ये कंडीशन किसका हो जाता है, प्रिज्म का। तो कोई जरूरी नहीं है कि ग्लास स्लैब है तो ये हमेशा रिफ्रैक्शन शो करेगा। यहां आप देखेंगे कि केस 1 में जो है, जो केस 1 है आपका, इस केस 1 में जो है तो ये ग्लास स्लैब है और ये ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। लेकिन केस 2 में आप यहां पर देखिए कि जो केस 2 है, इस केस 2 में जो है सो जो ग्लास स्लैब है, जो ग्लास स्लैब है ये बिहेव कर रहा है किसके जैसे, बिहेव्स लाइक प्रिज्म। किसके जैसे बिहेव कर रहा है, प्रिज्म के जैसे। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रिज्म को हमेशा ऐसे ही दिखने वाला होगा। कभी भी जब दो कंसेक्यूटिव सरफेस से होकर के रिफ्रैक्शन हो, तो ऐसी स्थिति में जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो किससे होकर के, थ्रू प्रिज्म, मतलब प्रिज्म से होकर के ही रिफ्रैक्शन हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि अगर हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो यहां तक में आप देखें क्या कि ग्लास स्लैब भी प्रिज्म के जैसा बिहेव कर रहा है। और अगर इस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं, इस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब जरा सा बताओ कि केस 2 के लिए प्रिज्म एंगल कितना होगा,
तो देखो जैसे दो सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है, छत से आई लाइट और दीवार में चली गई, तो छत और दीवार के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। मतलब इस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए कि चीजों को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चीजों को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्या कि हम लोग जानते हैं भाई, क्या हम लोग जानते हैं क्या कि जब लाइट रे किसी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है, और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। देखिए कि अब हम लोग प्रिज्म के स्टडी को पढ़ते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सारा, कि अगर मान लिया जाए कि ये एक प्रिज्म है, अगर मान लिया जाए कि ये एक प्रिज्म है, मान लिया जाए कि ये क्या है? एक प्रिज्म, और इस प्रिज्म में एक लाइट का रे कुछ ऐसे इंसिडेंट किया, कुछ ऐसे इंसिडेंट किया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हो जाएगा क्या? आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई हो जाएगा क्या? नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल रिएक्शन और इंसिडेंट के बीच का एंगल होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन पहले ड्रॉ करेंगे तब ना, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे बना दिया ये वाली। अब देखो कि ये वाला जो एंगल है नॉर्मल रिएक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का एंगल, ये क्या हुआ? आई। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब लाइट रे देखो कि ये जो है ये अपना है क्या चीज? ग्लास प्रिज्म है। ये जो चीज है ये कैसा है? ग्लास प्रिज्म। और ये बिहेव करेगा कैसे? मीडियम के जैसे, डेंसर मीडियम के जैसे। अगर सराउंडिंग का मीडियम क्या है? एयर है। अगर सराउंडिंग का मीडियम एयर है तो ग्लास प्रिज्म कैसा बिहेव करेगा? डेंसर के जैसे। अब देखो लाइट रे एयर से एंटर की है और ग्लास में एंटर करने वाली है डेंसर मीडियम में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी? ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये यहां से कुछ इस तरीके से बेंड होगी नॉर्मल के तरफ। बात समझ में आ रहा है? मान लो थोड़ा देर के लिए कि यहां पर जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या? ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये है कितना? R1। अब देखो कि इस सरफेस पर भी फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, और जब इस सरफेस पर आप नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मानिए भाई साहब कि अगर यहां पर ये वाली एंगल है R2, अगर ये वाली एंगल यहां पर है R2, तो इस R2 के बारे में जरा सा आप गौर फरमाइएगा कि ये R2 जो है सो यहां से जो है सो अब लाइट की रे जो है यहां से जो है सो अब लाइट की रे डेंसर मीडियम से फिर हवा में पहुंचने वाली है रेडर मीडियम, और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जाती है भाई तो तेरे को पता है कि ये रिफ्रैक्शन के बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर लाइट रे ऐसे जाएगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी, और ये इमरजेंट रे है, और इमरजेंट रे के बीच का और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस। जो प्रिज्म अपने को दिया था उस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म हमको दिया होगा कि ए है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म। और आप ध्यान से देखिए तो इसमें अगर इंसिडेंस रे का हम लोग बात करें तो इंसिडेंट रे क्या चाह रही थी कि हम सीधे चले जाएं। इंसिडेंट रे क्या चाह रही थी कि हम सीधे चले जाएं, और ये जो इमरजेंट रे है ये भी क्या चाह रही थी भाई कि हम कुछ ऐसे चले। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो कुछ एंगल है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या? डेल्टा, और इस डेल्टा को बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आ रहा है? इस डेल्टा को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग बात करें किसका? एंगल ऑफ डेविएशन का, तो जरा सा ध्यान देना कि अगर बात किया जाए किस चीज का? एंगल ऑफ डेविएशन का, तो एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में आपसे कहा जाता है क्या कि एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या है भाई कि इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, एंड इमरजेंट रे। कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब मेरा टारगेट है कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। तो इस एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं। जैसे इस पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं क्या? P। इस पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं Q। इस पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं R। इस पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं S, और इस वाले पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं कुछ भी M। बात समझ में आ रहा है? अब तुम ध्यान से देखना कि हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे PQR ट्रायंगल में।
अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो तुम ध्यान से देखो कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर बात करोगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर जो होगा वो कितने के बराबर में हो जाएगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि एंगल पी कितने के बराबर में है? R1। एंगल क्यू हमको पता नहीं है और एंगल आर किसके बराबर में है? R2। ये सारे कितने के बराबर हो जाएंगे? 180 डिग्री के बराबर में। जरा सा देखिए कि अगर एंगल क्यू लिखना है तो 180 माइनस R1 माइनस R2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और यहां से अगर आप माइनस कॉमन कर लेते हैं इस दोनों में से, तो जो एंगल क्यू आपका निकल के आएगा ये आएगा 180 माइनस कितना? R1 प्लस कितना? R2। एक रिलेशन ये आया। बात समझ में आया कि नहीं? अब जरा सा देखो भाई कि नॉर्मल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। तो नॉर्मल के बारे में हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल सरफेस से हमेशा कैसे होता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल सरफेस से हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल तुमको दिख रहा होगा QPSR, है ना? या यहां से देखिए PQRS। और इस PQRS क्वाड्रिलेटरल में आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का जो योग होता है, द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये एंगल हम लोगों ने अभी निकाला है, एंगल क्यू 180 माइनस R1 प्लस R2 के बराबर। अब देखिए कि हम क्वाड्रिलेटरल PQR में अगर बात करें, अगर क्वाड्रिलेटरल PQR में बात करें तो आप देखिएगा कि इन क्वाड्रिलेटरल का अगर बात करें किसमें? PQRS में। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का अगर हमको सम लिखना है तो क्या लिखेंगे? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू कितना भाई? 360 डिग्री लिखेंगे। और जब 360 डिग्री लिखेंगे तो आप ध्यान से एक एक एंगल को देखिए। एंगल P है कितना इसमें? 90 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू लीजिए कितना? 90 प्लस एंगल Q हमने कितना निकाला है? 180 माइनस R1 प्लस R2। और एंगल R कितना है भाई? तो एंगल R देखो यहां पर ये भी कितना? राइट एंगल 90 डिग्री। तो राइट एंगल 90 डिग्री और एंगल S जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म A के बराबर में है। और इस सारे का सम अगर आप देखिएगा तो ये कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री का। देखिए 90 180 और 90 मिलके हो जाएगा 360 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 और प्लस कितना बचेगा? A इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। 360 से 360 कट जाएगा और इस माइनस को साइड लेके आइएगा तो आपको A इक्वल टू कितना मिल जाएगा? R1 प्लस R2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बात समझ में आ रहा है कि R1 और R2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? प्रिज्म एंगल A। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जरा सा आइए आप यहां पर, अब मैं क्या करता हूं कि मुझे इस राइट एंगल की अब जरूरत नहीं है। मैं इस राइट एंगल को यहां से थोड़ी देर के लिए हटाता हूं। अब देखिए कि जब इस राइट एंगल को हम लोग हटाएंगे यहां से तो क्या मिलेगा? ये जरा सा ध्यान से देखना, एकदम मेरे पेन पर ध्यान देना, पेन पे। ये देखो ये एंगल है I, तो ये पूरा एंगल जो है सो वर्टिकल अपोजिट एंगल है कि नहीं? और वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है कि नहीं? तो ये I है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? I। और इस दोनों में से एक है R1 तो दूसरा कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? देखो ये एंगल I तो ये पूरा वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कितना? I। और इसमें से एक है R1 तो दूसरा कितना हो जाएगा? I माइनस R1। इतना में कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां देखो ये एंगल अगर E है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला भी कितना होगा? और उसमें से एक है R2 तो दूसरा कितना हो जाएगा? E माइनस R2। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा PRM ट्रायंगल को देखिए। PRM ट्रायंगल को आप देखिएगा तो आपको मिलेगा क्या? इन ट्रायंगल PRM ट्रायंगल को आप देखिए कि PRM ट्रायंगल जो है ये कुछ ऐसा है। ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है R, ये वाला एंगल है आपका डेल्टा। देखिए PRM में ये वाला एंगल है डेल्टा, P के पास वाला एंगल है I माइनस R1 और R के पास वाला में है E माइनस R2। तो यहां पर जो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस एंगल को भाई? इस एंगल को लिखेंगे कितना? I माइनस R1 और ये वाला जो एंगल है आपका E माइनस कितना? R2 के बराबर में। अब जरा सा देखिए कि आप लोग अगर बचपन में पढ़े होइएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है क्या कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये एंगल डेल्टा है, ये डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर वन और प्लस ई माइनस आर टू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा बराबर भैया, डेल्टा बराबर आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू के बराबर में होगा। अगर डेल्टा को लिखेंगे तो आई प्लस ई, माइनस कॉमन लोगे तो आर वन प्लस आर टू, और आर वन प्लस आर टू किसके बराबर में है, ए के बराबर में है। इसका मतलब कि डेल्टा बराबर आई प्लस ई और माइनस किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप देखिए कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अभी तक इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा है क्या, कि यदि एक प्रिज्म है अपने पास, यदि एक प्रिज्म है अपने पास और इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, और इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाते हुए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाते हुए का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ जो बनेगा, ये एंगल कितने का होगा, आई। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और टुवार्ड्स द नॉर्मल जब बेंड करेगा भाई, तो यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा इसको हम लोगों ने कितना माना, R1। और अगर इस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल डालें, अगर इस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल डालेंगे, अगर इस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल डालेंगे, तो इस नॉर्मल को, इस नॉर्मल से जो एंगल बना रहा था ये वाला रे, इसको हम लोगों ने कितना माना था, R2। और अब जो है तो ये लाइट रे जब डेंसर से रेडर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और इसी रे को हम लोगों ने क्या माना था, E। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जहां पर दोनों मिल रहे थे, वहां पर जो एंगल बन रही थी, इस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला था भाई, इस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला था, डेल्टा। बात समझ में आ रहा है। और अपने पास अभी तक रिलेशन क्या था, तो एक रिलेशन था क्या, ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, और एक रिलेशन ये था कि एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। ये दो रिलेशन था। बात समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है कितना, म्यू पी के बराबर। बात समझ में आ रहा है। और सराउंडिंग में कोई जरूरी नहीं है कि एयर ही हो, लेकिन जो भी मीडियम है सराउंडिंग का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू एस। बात समझ में आ रहा है। हमारे प्रिज्म में हमारे पास दो सरफेस है, इसको हम लोग फर्स्ट सरफेस बोलते हैं और इसको हम लोग सेकंड सरफेस बोलते हैं, और दोनों सरफेस में हम लोग बारी बारी से स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो भाई स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जिधर का एंगल लो उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिधर का एंगल लो उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बाय स्नेल्स लॉ अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और स्नेल्स लॉ लगाएंगे किसके लिए भाई, तो फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए। तो अगर फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो आप देखिए कि आप पाएंगे क्या कि भाई जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, यानी कि म्यू एस इंटू कितना, साइन आई, इक्वल टू जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पी उधर का एंगल कितना, साइन आर वन। मिलेगा कि नहीं पहले सरफेस के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कितना, R1। तो जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल। अब देखिए जरा सा कि अगर सेकंड सरफेस के लिए हम लोग बात करें, फॉर सेकंड सरफेस, तो अगर सेकंड सरफेस के लिए बात करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो अब पहले ग्लास में है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्लास के अंदर का एंगल, यानी कि कितना, म्यू पी इंटू साइन कितना, R2 इक्वल टू, अब सराउंडिंग में जाएंगे तो म्यू एस इंटू कितना, साइन ई। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए कि सराउंडिंग का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहेगा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहेगा, लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंस हुआ पता रहेगा, म्यू एस म्यू पी और आई पता रहा, म्यू एस आई और म्यू पी पता रहा, तो R1 निकलेगा क्या, R1 निकल जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म पता रहेगा तो R2 निकलेगा क्या, R2 पता रहेगा, म्यू पी पता है, म्यू एस पता है, तो E निकलेगा क्या, आई ई और ए पता है, तो डेल्टा निकलेगा क्या। बात समझ में आया क्या। जरा सा एक सवाल करके देख लेते हैं। तो एक सवाल करके देखिए क्या सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है क्या कि आपके पास है एक इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब ये हुआ कि इसका हर एंगल जो है वो कितने कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और इस इक्विलेटरल हर एंगल अगर 60 डिग्री का है तो निश्चित रूप से ये भी 60 डिग्री का होगा। आपसे कहा जा रहा है क्या, आपसे कहा जा रहा है क्या कि एक लाइट रे इस प्रिज्म पर आया है कितना डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे।
अगर इधर है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कितना 1, और ये जिस ग्लास का प्रिज्म बना हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना √3। बात समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए एंगल ऑफ डेविएशन, और बताइए क्या कि एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू कितना होगा और एंगल ऑफ इमरजेंस का वैल्यू कितना होगा। देन फाइंड एंगल ई एंड एंगल डेल्टा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन पता करना और एंगल ऑफ इमरजेंस आपको पता करना। आप जरा सा ध्यान से देखिएगा कि इस लाइट रे का अगर हम लोग थोड़ा सा रे डायग्राम ड्रॉ करें तो लाइट रे कुछ ऐसे आएगी। लाइट रे जब ऐसे आएगी तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और फिर ये लाइट रे ऐसे जाएगी तो ये हो जाएगा क्या एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको क्या बोलेंगे R1 और इसको क्या बोलेंगे R2। बात समझ में आ रहा है? अब देखो भाई कि अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, ठीक ना, यूजिंग स्नेल्स लॉ, अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं किसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो बात करेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस, तो अगर फर्स्ट सरफेस के लिए बात करेंगे तो देखो जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हवा का एंगल यानी कि 1 इंटू साइन कितना डिग्री 60 डिग्री इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब √3, तो अंदर का एंगल कितना साइन R1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा देखिए 1 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता, इक्वल टू √3 इंटू साइन कितना, साइन कितना R1। अब देखो कि जब साइन R1 लेंगे तो ये √3 से ऊपर वाला √3 कटा, साइन R1 इक्वल टू जो बचा वो कितना बचा 1/2, और 1/2 कितने का वैल्यू होता साइन 30 डिग्री का। तो यहां से देखो कि R1 इक्वल टू कितना मिल गया 30 डिग्री। अब हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि जो A इक्वल टू होता है ये होता है कितना R1 प्लस R2। एंगल ऑफ प्रिज्म हमको दिया है कितना R1 का वैल्यू हमको पता है कितना, प्लस कितना, यहां से R2 इक्वल टू भी तुमको कितना मिल जाएगा 30 डिग्री मिल जाएगा। अब देखो कि दूसरे सरफेस के लिए जब लगाओगे फिर से स्नेल्स लॉ, तो अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम लोग सेकेंड सरफेस के लिए, अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे किसके लिए फॉर सेकेंड सरफेस के लिए, तो सेकेंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाने से क्या मिलेगा मेरे भाई, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंगे √3 तो साइन एंगल में क्या लेंगे और इक्वल टू हवा में जा रही है तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे तो एंगल भी कौन सा लेंगे साइन ई के बराबर में। जरा सा देखिए कि √3 को √3 रहने दिया जाए, ठीक ना, जरा सा देखिए कि √3 को √3 ही रहने दिया जाए और साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 इक्वल टू 1 को 1 ही रहने दिया जाए और साइन ई के बराबर में, यहां से आप देखिए कि साइन ई का वैल्यू आ गया कितना √3/2 और ये कितने डिग्री पर होता है 60 डिग्री पे, तो यहां से ई इक्वल टू कितना मिल गया 60 डिग्री, एंगल ऑफ इमरजेंस निकल गया। अब अभी आपको मैंने पढ़ाया है क्या कि अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि डेल्टा इक्वल टू इंसिडेंट एंगल प्लस इमरजेंट माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इंसिडेंट एंगल है भाई कितने का, इमरजेंट भी आया कितने का, और प्रिज्म का एंगल भी आया कितने का -60 + 60 गया, यानी एंगल ऑफ डेविएशन कितने का आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो कुछ करना नहीं है प्रिज्म में, खाली स्नेल्स लॉ लगाना है दोनों सरफेस के लिए और काम हो जाएगा। दो फॉर्मूला बस ये वाले याद रखनी है क्या कि जो ए का वैल्यू होता है वो ए का वैल्यू होता है R1 + R2। R1 R2 कहाँ है ये आपको दिख रहा है, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इंसिडेंस एंगल प्लस इमरजेंस एंगल माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म कर देना है, काम हो जाना है। बात समझ में आ रहा है? बाकी स्नेल्स लॉ लगाने आपको आता है। अब इसके बाद देखिए कि इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क में बनाने के लिए, आप लोग होमवर्क में बना करके लाइएगा इस क्वेश्चन को, और होमवर्क में बना करके लाइएगा क्या, तो अब की बार आपके पास एक प्रिज्म दिया हुआ है, इस प्रिज्म का जो है तो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है अब की बार कितना 45 डिग्री। कह रहा है कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू √2, और यहां पर है आपका एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना 1। बात समझ में आ रही है? अब कह रहा है क्या कि लाइट रे जो इस पर इंसिडेंट हुआ है, ये जो लाइट रे इस पर इंसिडेंट हुआ है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये 45 डिग्री का है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में भी क्या कह रहा है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितने का 45 डिग्री का,
तो आपको वही चीज फाइंड करना है क्या, कि फाइंड एंगल ए एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, बन जाएगा ये, है ना, पिछले सवाल के जैसे ही है। अब देखो कि ऑब्जर्वेशन में कुछ चीजें क्या क्या पाई गई क्या, कि किसी भी प्रिज्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या पाया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या पाया गया, तो ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया क्या, कि किसी भी प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या, म्यू पी, है ना। तो म्यू पी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा था किसी भी प्रिज्म का, देखा गया कि एंगल ऑफ डेविएशन भी उसका क्या हुआ, उतना ज्यादा आया। बात समझ में आ रही है। पहली बात ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू पी जितना ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ज्यादा। अच्छा, दूसरी चीज देखो कि एक तो बात हो गई इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा हो रहा था, डेविएशन उतना ही अधिक हो रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात देखा गया ये चीज कि एक तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा चीज ये देखा गया कि जब जो है सो लाइट का वेवलेंथ आप देखिएगा कि अलग अलग वेवलेंथ होता है। बात समझ में आ रहा है, अलग अलग वेवलेंथ होता है हर लाइट का। तो जिस लाइट रे का वेवलेंथ जितना अधिक था, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जिस लाइट रे का वेवलेंथ जितना अधिक था उसका डेविएशन उतना कम, जिस लाइट रे का वेवलेंथ जितना अधिक उसका डेविएशन उतना कम। देखो बीच में एक और कोई पॉइंट है जो हमको याद नहीं आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक प्रिज्म है, और एक चीज क्या है, एक चीज क्या है पीछे, हाँ एंगल ऑफ प्रिज्म। चलिए देखिए दूसरा चीज जो है, दूसरा चीज क्या है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है आपका, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है आपका, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज्यादा था, डेविएशन भी क्या था उतना ज्यादा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और तीसरी चीज क्या देखी गई, कि तीसरी चीज देखी गई क्या, कि जो वेवलेंथ है आपका, जो वेवलेंथ है आपका, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसको आप क्या बोलते हैं, लैम्डा, लैम्डा जिसका जितना ज्यादा था उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही कम था, उसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना था, उतना कम। तो आप जानते हैं क्या कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर का मिक्सचर है। व्हाइट लाइट क्या है, 7 कलर का मिक्सचर, जिसको आप लोग क्या लिखते हैं, VIBGYOR, विबज्योर, है ना। और विबज्योर में आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग इधर के तरफ जाते हैं, लैम्डा जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, कि ये वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है करीब करीब 4200 एंगस्ट्रॉम का, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो रेड लाइट का जो होता है वेवलेंथ ये करीब करीब 7600 एंगस्ट्रॉम का। बात समझ में आ रहा है। तो जब आप 4200 से 7600 के तरफ जाइएगा तो वेवलेंथ आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और वेवलेंथ इंक्रीज करेगा इसका मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका डेविएशन सबसे ज्यादा, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका डेविएशन क्या होगा, सबसे कम। तो मान लीजिए आप कि यहां पर जो है सो हम एक प्रिज्म बनाते हैं, और उस प्रिज्म में हम लोग क्या करते हैं भाई, उस प्रिज्म में क्या करते हैं, इसका कोई भी प्रिज्म एंगल है, और इस प्रिज्म पर हमने क्या किया कि एक लाइट रे डाला, एक लाइट रे डाला, और इस लाइट रे को आप बोलिए क्या कि ये जो है ये व्हाइट लाइट है, जो 7 कलर का मिक्सचर है। ये जो है आपका ये क्या है, व्हाइट लाइट है, जो व्हाइट लाइट क्या है, 7 कलर का मिक्सचर है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि ये व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म में एंटर करेगा तो ये अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को अलग अलग तरीके से डेविएट करेगा, जिसमें सबसे अधिक डेविएट किसको करेगा, मान लो कि यहां पर है ये एक स्क्रीन लगा हुआ, तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका डेविएशन सबसे ज्यादा करके मान लो यहां पर पहुंचा दिया, जो वेवलेंथ कम वाला कौन सा है, वायलेट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक जो रेड है उसका मान लीजिए कि डेविएशन सबसे कम, जो ये कौन सा है, रेड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और बाकी का सारा इस बीच में होगा इसी ऑर्डर में, कैसे, VIBGYOR। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लाइट जो अलग अलग है वो डिफरेंट वेवलेंथ के कारण यहां से जैसे जैसे हम लोग ऊपर गए हैं तो लैम्डा जो है सो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और लैम्डा जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है तो डेविएशन क्या हुआ है,
कि जो डेविएशन है डेल्टा, ये डेल्टा भी क्या हुआ है, डेल्टा लैम्डा इंक्रीज किया है तो डेल्टा ऊपर से नीचे की तरफ क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? विबज्यूर से जिसका वेवलेंथ सबसे कम, तो लैम्डा ऊपर की तरफ इंक्रीज किया है, तो लैम्डा ऊपर की तरफ इंक्रीज किया है तो आप देखिए कि इसमें एरो थोड़ा सा गड़बड़ लग गया है, ठीक ना। लैम्डा ऊपर की तरफ इंक्रीज किया है तो डेविएशन ऊपर की तरफ क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सबसे अधिक डेविएशन ये, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस बीच में ये 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में डेविएट हो जाएगा। और इस 7 अलग अलग कंपोनेंट में डेविएट होने का कारण क्या हुआ, तो इस 7 अलग अलग कंपोनेंट में इसके डेविएट होने का जो कारण हुआ, ये हुआ क्या कि हर एक लाइट रे का अपना अलग अलग वेवलेंथ का होना। बात समझ में आ रहा है? तो जिसका लैम्डा जितना अधिक होगा उसका डेविएशन क्या होगा, उतना ही कम होगा। इसका मतलब अगर बात किया जाए कि मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, तो मैक्सिमम डेविएटेड जो है वो मैक्सिमम डेविएटेड कौन सा है, वायलेट है। और जो मिनिमम डेविएटेड है, ये मिनिमम डेविएटेड कौन सा है, मिनिमम डेविएटेड है कौन सा, रेड है, जिसका वेवलेंथ क्या है, सबसे अधिक। और आप देखिएगा कि इसी 7 रंग का जो एक पट्टी आपके स्क्रीन पर आ गया है, ठीक ना। ये जो 7 कलर का जो स्ट्रिप है, इस 7 कलर के स्ट्रिप को जो है तो हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं कि ये जो 7 कलर का स्ट्रिप है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कि वेवलेंथ अलग अलग है, तो जिसका वेवलेंथ जितना अधिक उसका डेविएशन उतना ही कम। अब देखो सबसे अधिक डेविएट कौन सा हुआ है, वायलेट, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है सबसे, और सबसे कम कौन सा डेविएट हुआ है, रेड, क्योंकि इसका जो है वेवलेंथ क्या है, सबसे अधिक है। तो ये बात आपको याद रहेगी। अब देखिए कि इसमें देखा गया क्या कि अगर हम लोग देखें एंगल ऑफ डेविएशन का बात, तो इसके लिए एक ग्राफ देखिए आप, कि एक ग्राफ देखिए जिसमें एक पर रखिए आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एक पर रखिए क्या, एंगल ऑफ डेविएशन को, डेल्टा को। तो जो ग्राफ बनता है देखना, ये शुरू में कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम जितना अधिक रखोगे, शुरू में कहता है क्या, सुनो, शुरू में कहता है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम जितना कम रखोगे डेविएशन उतना अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है? और धीरे धीरे जब इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर जो है तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, तुम्हारा मिनिमम होगा। और फिर यहां से जैसे जैसे तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे वहां से क्या होगा, तुम्हारा डेविएशन भी बढ़ता जाएगा और एक समय के बाद लगभग कांस्टेंट हो जाता है कि डेविएशन मैक्सिमम होगा तो कितना तक होगा, यहां से आएगा ये पूरा का पूरा सरफेस पर आ जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह होने लगेगा। तो मैक्सिमम डेविएशन के बाद एक समय में जब डेविएशन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, तो यहां पर एक पार्टिकुलर पे ही होता है। बाकी आप देखिएगा कि अगर किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग बात करें तो किसी भी एंगल ऑफ डेविएशन का अगर बात करें तो 2 डेविएशन आपको दिखता है कि अलग अलग लाइन पर जब आप देखिएगा तो अलग अलग लाइन पे देखिएगा तो देखिए कि I1 पर भी, ये अगर I1 बोले और इसको अगर हम लोग I2 बोले तो आप देखिए कि 2 अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और I2 पे एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू सेम है अगर इसको डेल्टा बोले। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या होगा, धीरे धीरे घटते मिनिमम पर आएगा और फिर बढ़ते ये देखिएगा कि ये नॉट पैराबोलिक नहीं है, ये अजीब टाइप का बोलिक है। पैराबोला होता कैसे, ऐसे आता और ऐसे स्मूथली चला जाता तब, लेकिन ये ऐसे आया है यहां से पैराबोलिक और इसके बाद अजीब सा बोलिक है, ठीक ना। तो इसको पैराबोलिक नहीं बोलेंगे। तो ये है आपका क्या, पूरा का पूरा प्रिज्म का कहानी, जिस प्रिज्म के कहानी में आपको मेनली यहां से एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का जो क्वेश्चन करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो इतना पर क्या, ये आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। प्रिज्म का टॉपिक आज यहाँ पर हम लोग खत्म कर दिए। अगले दिन से जो हम लोगों को बात करनी है वो बात करनी है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, जहां से हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और इसी स्फेरिकल सरफेस से आप धीरे धीरे अब लेंस के तरफ एंटर करेंगे। बात समझ में आ रहा है? और ये ध्यान दीजिएगा कि पिछले दिन अगर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आपको समझ में नहीं आया तो इस चैप्टर का अब अगला भाग समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कल अब्सेंट नहीं करना है, आना है और बहुत आराम से सीखना है और फिर आगे की सारी चीजें समझते हुए चले जाना है। बात समझ में आया? काफी आज के लिए इतना।